नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक आपका इटीमोलॉजी है। इटीमोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किसी भी शब्द का एनी वर्ड हाउ दे जनरेटेड, कैसे हाउ द वर्ड्स आर जनरेटेड। इटीमोलॉजी में हम ये देखते हैं कि वर्ड्स का निर्माण किस प्रकार से होता है और ये कहाँ से आए हैं। जैसे अगर हम देखें इंग्लिश में, जैसे हमें देखें इग्निशन। अब इसका अगर इटीमोलॉजिकल एनालिसिस हम करेंगे तो देन इग्निशन जो शब्द है, तो इग्निशन जो शब्द है इट हैज़ कम फ्रॉम द नेम ऑफ द गॉड इग्निस, ए लैटिन गॉड, ए रोमन गॉड। ये रोमन गॉड इग्निस से अग्नि शब्द आया है। अब इसका उत्पत्ति यहाँ से है। फिर इटिमोलॉजी सेक्शन में हम ये देखते हैं इंग्लिश वोकाबुलरी में, इंग्लिश वोकाबुलरी में शब्द कहाँ से आए हैं। शब्द एक तो है फंडामेंटल इंग्लिश वर्ड, दूसरा है केम फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से जो शब्द आए हैं। यहाँ इंग्लिश में उन शब्दों का भी है, संस्कृत से भी गए हैं, हिंदी से भी गए हैं। तो ये शब्द कहाँ से आए हैं, उनका उत्पत्ति कैसे है, ये सेक्शन हम इटीमोलॉजी में देखते हैं। अब जितने भी शब्द हैं इंटर लैंग्वेज लिंक का मतलब है कि इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन एंड लैटिन। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कॉमन ओरिजिनेशन को दिखाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं फादर, संस्कृत में लिखते हैं हम पितृ, पर्शियन में लिखते हैं पीतर और लैटिन में लिखते हैं पेटर। अब आप देखिएगा तो पैटर्न इनका लगभग एक ही तरह से है। एक्सेंट में अंतर आता गया, क्षेत्र के अनुसार इनके एक्सेंट में परिवर्तन आते रहे, लेकिन ये मूल शब्द एक ही है। उसी तरह से अगर हम देखें इंग्लिश में वाइडी मतलब होता है देखना, समझना, देखना और ज्ञान। संस्कृत में वेद तो आप जानते ही हैं। पर्शियन में वेद और लैटिन में वाइडी। लैटिन सबसे वाइडी आता है। अब ये वाइडी स्पष्ट है, वाइडी और वेद में तो बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अगर इटिमोलॉजी में हम जाएंगे तो ये पाएंगे कि विभिन्न लैंग्वेज में। अब अभी मैंने इग्निस की चर्चा की थी, तो इग्निस इंग्लिश में इग्निशन,
संस्कृत में अग्नि, पर्शियन में अग्नि और लैटिन में इग्निस। कितनी समानता है? तो आप ये देखेंगे कि इटिमोलॉजी सेक्शन में जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, इसकी चर्चा की जाती है। और इसके चारों ओर इंग्लिश वोकाबुलरी में ये बताया जाता है कि ये लैंग्वेज कहाँ से आए हैं, इनका रूप किस तरह से इनका चेंज होगा, जो अभी मैंने बताया आपको। अब हम दूसरे सेक्शन चलें। तीसरा आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है? सिंटैक्स में है कि हाउ सेंटेंसेस आर मेड, हाउ सेंटेंसेस आर मेड, एंड ओवरऑल studies of sentences are done. Overall studies of sentences are done in syntax. तो आप ये सेंटेंस में इनके कितने प्रकार हैं, सेंटेंस क्या है, इसकी चर्चा, इसकी पूर्ण व्याख्या सिंटैक्स में होती है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं, अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें है कि फुल मीनिंग होता है। अगर ये फुल मीनिंग नहीं होगा तो क्लोज हो जाएगा, वो सेंटेंस नहीं रहेगा। अगर ये डिपेंड करता है कहीं पे तो दैट विल बी क्लोज। सेंटेंस का सर्वप्रथम फीचर है फुल मीनिंग होना। जैसे ही गोज, वह जाता है, ये पूरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, वह जाता है, क्रिया समाप्त होगी। अगर हम लिखें दैट ही इंटर्ड, देन ए क्लोज के रूप में है, पूरा अर्थ नहीं निकाल रहा है क्योंकि दैट कहीं ना कहीं डिपेंडेंस को दिखा रहा है। तो ये सेंटेंस एंड क्लॉज आगे रिटर्न में जब हम आएंगे नरेशन सेक्शन में तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्टरी में भी दे रहा हूँ। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? पहला तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। दूसरा है क्वेश्चन। तीसरा है सबजंक्शन। स्टेटमेंट में अफर्मेटिव एंड निगेटिव। क्वेश्चन में क्वेश्चन है। सबजंक्शन में ऑर्डर, विश, प्रे, एक्सक्लामेशन etc हैं। स्टेटमेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ही गोज, वह जाता है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट गो, दैट इज निगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से क्वेश्चन में हम देख सबजंक्टिव में है, अगर हम गो देयर, ए ऑर्डर है, गो देयर। मे आई कम इन, ए प्रेयर है, ओह ही केम, ए एक्सक्लामेशन है। तो कहने का आशय है कि सिंटैक्स में इसकी चर्चा होती है, इस पर डिटेल इसकी व्याख्या है। आगे के सेक्शन में जब हम लोग चर्चा करेंगे नरेशन वगैरह में तो इस पर फुल डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग मूलतः अब शुरू करें। किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्टिव वर्ड जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन है? तो सब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि नाउन होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रोनाउन तो होगा ही, नॉनल वर्ड्स होंगे। तो ये सब्जेक्ट में ये होते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? क्लाउज हो सकता है, क्लाउज हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्या हो सकता है? नॉनल वर्ड्स हो सकते हैं। नॉनल वर्ड्स जो सेम चीज़ यहाँ है वो यहाँ ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। अब इनको विभिन्न नाम से हम लिखेंगे। जैसे अगर नॉनल वर्ड द ग्रेट स्कॉलर सोक्रेट wrote several great books। अब देखिए, अब इसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट में जो द क्या है? आर्टिकल है। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। स्कॉलर क्या है? यह स्कॉलर नाउन के रूप में है। सुकरात भी प्रॉपर नाउन है। फिर हम देखते हैं रोट क्या है? वर्ब है। फिर ये क्या है? सेवरल। ये सेवरल क्वालिफाइंग कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव है और बुक नया नाउन है। तो ये क्या है? इनको सब्जेक्टिव एडजंक्ट कहा जाता है। सब्जेक्टिव एडजंक्ट्स, ये सब्जेक्टिव एडजंक्ट्स हैं। अब सब्जेक्टिव एडजंक्ट्स में वो सारे होंगे जो यहाँ ऑब्जेक्टिव एडजंक्ट्स में होंगे। ऑब्जेक्टिव एडजंक्ट्स। अब रोल का अंतर केवल ये है कि ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में जो आ रहा है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, अगला ऑब्जेक्ट के रूप में जो आ रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो अंतर केवल इतने का ही है कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, यहाँ प्रेडिकेट के रूप में यूज हो रहे हैं। तो इस साइड सब्जेक्ट के पहले जितने भी आएंगे, चाहे वो आर्टिकल हो या क्लाउज हो या फ्रेज हो या प्रीपोजिशन हो, नाउन के पहले जो फ्रेज के रूप में है, एडवर्ब हो या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव हो या डबल नाउन हो, वो एडजंक्ट के रूप में होंगे। इनको सब्जेक्टिव एडजंक्ट कहा जाएगा। तो हम इसको समझेंगे कि अगर सब्जेक्टिव एडजंक्ट कौन है, तो वर्ब के पहले जो नाउन होंगे उनको सब्जेक्टिव एडजंक्ट, और वर्ब के बाद जो आएगा वो क्लोज भी हो सकता है। ये सारा चीज़ जो यहाँ है वहाँ भी हो सकता है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव एडजंक्ट कहते हैं। तो ये सेंटेंस का ये दो पार्ट होता है, जिसमें आपको मिनली पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये पूरा मैटर है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में तत्काल ब्रीफली इंट्रोडक्शन के लिए इसको आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोगों ने सेंटेंस को देखा, अब फ्रेज को देखते हैं। फ्रेज क्या होते हैं? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज द टाइप ऑफ वर्ड है जो टू एंड मोर देन टू वर्ड्स coming together to make a sense, what not a complete sense। ये कंप्लीट सेंस नहीं, सेंस बनाते हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। तो फ्रेज में क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज, नाउनल फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, नल फ्रेज। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या है? ग्रेटली साउंडिंग। अब ये ग्रेटली साउंडिंग क्या है? यहाँ केवल ऐसे केवल लिखा जाए ग्रेटली साउंडिंग, तो एडवर्ब ग्रेटली है, साउंडिंग जरंड है, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। नॉमिनल फ्रेज क्या है? मैन हंट। ए मैन भी नाउन है, हंट भी नाउन है। हंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मैन भी कॉमन नाउन है, तो ये मैन हंट जो है एक साथ आया। अब एक नाउन यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? गुड मैन। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? ऑफ योर्स। ए ऑफ के बाद योर्स आया है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में है। तो ये फ्रेज जब सेंस कंप्लीट ना बनाते हो तो डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं पे, तो जहाँ डिपेंड करते हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट की ओर पर डिपेंड करते हैं सब्जेक्टिव एजेंट के रूप में आते हैं कंपोनेंट में, ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव एजेंट के रूप में आते हैं। अब क्लॉज की ओर आ जाएं। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं जस्ट लाइक द सेंटेंस, जस्ट लाइक द सेंटेंस मेकिंग सेंस और मीनिंग in a complete sense sometimes, but depend upon another part or completion। अब यह है कि क्लॉज मोर और लेस बहुत हद तक इनका मीनिंग सही निकलता है, पूरा सेंस बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे। तो जब फुल मीनिंग के लिए दूसरे पार्ट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको क्लॉज कहा जाता है। अब क्लॉज में कौन कौन क्लॉज है? अब क्लॉज में आप देखते हैं तो क्लॉज में नॉन क्लॉज है, ये नॉन की तरह यूज होते हैं, नॉन क्लॉज। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब that he eats rice is beyond doubt। that he eats rice ये तो अपने आप में एक सेंस बनाता है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो that he eats rice को फुलफिल करने के लिए अगला आ रहा है इज बियॉन्ड डाउट। अभी अगला पार्ट पे डिपेंड है, इसलिए क्लॉज नाउन के सेंस में है, नॉमिनल क्लॉज है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। उस प्रकार एडजेक्टिव क्लॉज, द बॉय विच इज हियर, हियर इज टॉल। अब द बॉय इज टॉल, लेकिन विच इज हियर एक क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में है। अब एडवर्ब क्लॉज में आ जाएं। मैन सीवियरली wounded, sorry, then he saw a snake, and then he saw a snake and got warning। अब यहाँ पे then he saw the snake एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज है। तो हम इस रूप में इनको देखते हैं। फ्रेज में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ, सभी पे मैं डिटेल में आऊँगा एक एक करके जब इसकी चर्चा मेन ग्रामर पोर्शन में आएगी। तो तत्काल आप ये समझें कि क्लॉज भी तीन तरह के हैं, नॉन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज, और इनका रूप मैंने एक एग्जांपल दे भी दिया है किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से इनका ग्रामर में स्थान है। अब एक है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब सैक्रोसैंक्ट होते हैं, जिसको हिंदी में कहावत कहा जाता है।
हिंदी में कहावत कहा जाता है। तो ये बनाए नहीं जाते, ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जैसे जैसे एक है कि एरर्स लाइक स्ट्रॉज, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, upon the surface flow, who wants to know must die below। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरा रही किनारे बैठ। अब ये फ्रेज है, बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको आप बना नहीं सकते, इसी रूप में है। तो प्रोवर्ब वो कहावत होता है जो हर लैंग्वेज में होता है, और इनके कुछ फॉरेन प्रोवर्ब भी होते हैं। जैसे अगर हम फ्रेंच का देखें तो बेला होरिड्डा, होरिड्डा बेला, ये सीधा लैटिन से आए हैं इंग्लिश में। वाइसी वर्सा, ये लैटिन से आए हैं। आप इस तरह के फ्रेज भी प्रोवर्ब में आप देखेंगे तो ये प्रोवर्ब सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो अब तक ग्रामर की क्लास में हमने आपको ऑर्थोग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया, इटिमोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया, क्लॉज का इंट्रोडक्शन दिया, सेंटेंस का दिया, उसके अलावा हमने फ्रेज का दिया, प्रोवर्ब का दिया। तो ये मैंने इसलिए दिया ताकि आगे आपको समझ में आ सके। विभिन्न प्रकार के जब हम नाउन प्रोनाउन वगैरह की चर्चा करेंगे तो ये बार बार रेफरेंस में आएंगे, तो इसीलिए मैंने उचित समझा कि आप लोगों को बताऊं। और अगले क्लास में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से चलूँगा। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।